एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में हैं, हिंदी मीडियम से अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पिछले 10 से 12 सालों का यूपीएससी का हिंदी मीडियम का क्या रिजल्ट रहा है। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आप रिजल्ट को देखिए, एनालाइज करिए, खुद सोचिए और अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इनहैंस हो सकें। ऑलराइट, तो ये हमारी एनसीईआरटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेंज द मीडियम, हाउ टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। सपोज मैं थोड़ा सा आपसे इंग्लिश में भी बोलूंगा, जिससे कि आपको ये फील आ सके कि हाँ, आप इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो क्षमता है वो सिर्फ आपको समटाइम्स ऐसा लगता है कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से from here, right? But this is a myth. You just try to understand, just push your limits a little bit and just try to understand whatever I'm trying to convey you. Okay, so let's get started. तो आज मैं आपसे थोड़ा इंग्लिश में भी ज्यादा बोलूंगा, जिससे कि आप एक तरीके का फील ले सकें। जैसे कि एक इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा स्कूल में जब भी आता है, स्टार्टिंग से जैसे किसी ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो उसको इंग्लिश में ही डिक्टेट किया जाता है ना, जब वो स्कूल जाते हैं, और उसके बाद वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। सो वो उनकी क्या होती है, लिसनिंग भी इंग्लिश में, राइटिंग भी इंग्लिश में, मेमोराइजिंग भी, अंडरस्टैंडिंग भी इंग्लिश में होती है, एंड देन दे आर सपोज टू स्पीक ऑल्सो इन इंग्लिश। सो एक हैबिट बन जाती है। तो आपके बीच जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं और जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, उनके बीच में सिर्फ यही गैप है कि आपको एक एनवायरमेंट की जरूरत है दैट कैन हेल्प यू to make feel you or realize you that yes you are also able to understand if somebody is speaking in English, right? So ये confidence आपको slowly आएगा। और आज का जो वीडियो है वो NCERT का जो हमारी our past 6th क्लास की NCERT है। यहीं से आप अपने आप को स्टार्ट करिए। इससे पीछे के जितने भी वीडियोस हैं आप इस चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, और कोर्स के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। मार्च के एंड तक कोर्स आ जाएगा, मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर कोर्स आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो आज से चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज कि सर थोड़ा एनसीईआरटी को प्लीज पढ़ाते रहिए, जिससे कि हम आपको आंसर्स लिख करके भेजते रहें और हमारा इंप्रूवमेंट होता रहे। ऑलराइट, अब आज इसमें हम कुछ चीजों की बात करेंगे। जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम से शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट, तो आपको सबसे ज्यादा टेंशन किस चीज की आती है? एक वर्ड है ग्रामर, ठीक है, ये हो गया ग्रामर। फिर आप दूसरी चीज की बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होती है, वोकैबुलरी बोले आप, या इसको वर्ड मीनिंग बोले, राइट। फिर आती है कि इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब कैसे करेंगे, अगर हमारा इंटरव्यू में हमें जाना है तो इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करेंगे, राइटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसमें ग्रामर भी बताऊंगा कि कितनी ग्रामर हमें जरूरी है अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करने के लिए, राइट। तो अपना अननेसेसरी टाइम, बिना वजह के लिए आप अपने वक्त को उस चीज में ना बर्बाद करें कि ग्रामर आप सीखना शुरू करें। आप एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करें, और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं। मैं उन बच्चों की भी रिक्वायरमेंट को, जरूरतों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं जिन्होंने कभी भी इंग्लिश में उनको लगता है कि मुझसे तो हो ही नहीं सकता, वैसे बच्चों को भी हो सकता है। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट कर। अब देखिए, जैसे आप रीड करना स्टार्ट करेंगे, ये पैराग्राफ आप ओपन करिएगा, 6th क्लास की एनसीईआरटी, इसका नाम है आवर पास्ट। ऑलराइट, अब देखिए यहां पे लिखा है सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू। अब एक जो बच्चा है जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसके लिए क्या होगा, वर, वो उसको समझेगा। इसको क्या पढ़ते, वर पढ़ते, वर ऐसे लिखते इसको, ठीक है। वेयर नहीं पढ़ेंगे इसको ऐसे, ये गलत है, वर इसका सही उच्चारण है, ठीक है। तो वर यूज्ड टू, अब यूज्ड टू जो एक वर्ड है ना, यूज्ड टू, ये एक साथ में आता है। अब इसको कैसे उच्चारण कैसे करेंगे, उच्चारण मींस प्रोनाउंस कैसे करेंगे, राइट। देखिए यूज टू, ऐसे यूज्ड टू पूरा नहीं पढ़ेंगे, डा साइलेंट रहेगा, यूज्ड टू। अब मैं आपको बताऊंगा भी एग्जांपल देके कि इसका यूज होता कहां पर है। इससे आप साथ ही साथ ग्रामर को भी सीखते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको भी सीखते जाएंगे, और एट द एंड वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल्सो दैट हाउ यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद वट एवर यू रीड इन दिस पर्टिकुलर बुक। ऑलराइट, सो चलिए, अब यहां पे लिखा है सम ऑफ दीज टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। अब यहां तक अगर मान लीजिए किसी ने फर्स्ट टाइम रीड किया तो उसको लगेगा ये वर लगा हुआ है, तो फिर यूज टू लगा हुआ है, ये क्या चीज है, हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा, राइट। अब इसको सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे ये चीज आपके समझ में आएगी
ठीक है, आप देखिएगा आपको ये पूरी लाइन का मतलब यहां से यहां तक पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम से हमेशा स्टडी करते थे, अब आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ना शुरू किया, तो आपने हिंदी मीडियम से पढ़ना छोड़ दिया ना। तो अगर आपको ये बोलना हो कि मैं अब हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ता हूं या मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया करता था, तो आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले मैं के लिए क्या लिखोगे? आई, ठीक है, तो आई हो जाता है सब्जेक्ट, बट ये ग्रामर के तरीके से पढ़ना हो गया, इससे हमें नहीं सोचना। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कितनी चीजें फंक्शनल हैं जो हमारे यूज में आ सकती हैं। तो आई, फिर उसके बाद आप लगाइए यूज्ड, यूज्ड टू। अब ये एक वर्ड है, ठीक है ना, आई यूज्ड टू स्टडी इन हिंदी मीडियम, इन हिंदी मीडियम, राइट। अब इसका मतलब क्या है हिंदी में, मैं एक बार लिख देता हूं, इससे आपको समझ आए। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया करता था। अब ये जो है ना, किया करता था, मतलब आपको याद दिला रहा है किसी चीज की पहले जो आप किया करते थे अब वो नहीं करते हैं, राइट, अब वो नहीं करते। तो हिस्ट्री जब भी आप रीड करेंगे तो दैट मींस जो भी चीजें ऑलरेडी हैज हैपेंड इन द पास्ट, मतलब द थिंग्स दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, दैट थिंग्स विल बी टेलिंग यू ना। जो भी चीजें हो चुकी हैं उन्हीं के बारे में तो इतिहास में बताया जाएगा ना, दैट मींस पास्ट के बारे में ही बताया जाएगा। तो यूज्ड टू, आप जब भी बताओगे यूज्ड टू, आई यूज्ड टू स्टडी इन हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया करता था, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं करता हूं, राइट। तो ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हो अपने स्टार्टिंग से लिखोगे। जो भी आपकी हैबिट्स थी पहले जो आप किया करते थे उन चीजों को अब आप नहीं करते हैं, ऐसे करके जितने भी सेंटेंसेस आप अपने आप से खुद से बना सकते हो, आप मेरे को लिख के व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू, ऑलराइट। अब देखिए जब आपको समझ में आ गया, वर्ब मींस क्या है? था, हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए सम ऑफ दीज, तो सम ऑफ दीज मतलब, अब इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो सम मींस कुछ, ऑफ दीज, अब ऑफ दीज मतलब जितने भी टूल्स थे इनमें से कुछ, जितने भी पत्थर के औजार थे इनमें से केवल कुछ औजारों की बात की जा रही है। वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, तो कुछ जो औजार थे उनका प्रयोग किया जाता था, उनका प्रयोग किया जाता था। वर यूज्ड टू, वो प्रयोग किए जाते थे, ठीक है ना। तो अब इसको आप ये ऐसे वर्ड मीनिंग लिखो सबसे पहले कि प्रयोग किए जाते थे, ये वर्ड मीनिंग आपको लिखना है। ये आपको हेल्प करेगा आपको सीसैट की रीडिंग में, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जल्दी से जल्दी पैराग्राफ को, और आप लिमिटेड समय के अंदर आप आंसर कर सकते हैं सही तरीके से। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बिल्ड करेगा, ऑलराइट। तो अब यहां तक हम समझ गए, सम ऑफ दीज टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। बोन मींस हड्डी, मीट मींस जो भी खाते थे, मतलब मीट किसी भी जानवर का होता था, राइट। स्क्रैप बार्क, अब स्क्रैप मतलब क्या होता है? छीलना भी। जैसे ये आपका एक ट्री है तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके कुछ होता है ना, खाल जिसको बोल सकते हैं। तो बार्क मींस होता है छाल, और स्क्रैप मतलब उसको छीलना। फ्रॉम ट्रीज मतलब जो है ये जैसे आपका है ये पूरा, तो इसको छीलना, इसको बोलते हैं स्क्रैप बार्क, ऑलराइट। एंड हाइड्स, अब हाइड्स मतलब क्या होती है? एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको हम हाइड्स, जैसे कोई एनिमल है मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो उसकी जो ये खाल है ना, इसको बोलते हैं हाइड्स, ठीक है ना, हाइड्स। तो ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आप इसके साथ साथ ही सीखते चलें, वही आपको हेल्पफुल रहेगा। आपको अदरवाइज कोई अलग से 5 वोकैबुलरी 10 वोकैबुलरी रोज याद करने की कोई जरूरत नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ऑलराइट। फिर देखिए आगे क्या है, चॉप फ्रूट्स। अब इसका चॉप का मतलब क्या होता है? जैसे आप ये मान लीजिए यहां पे छोटा सा ही रखा पोटैटो है, ठीक है, अब इसको मतलब चॉप करना मतलब क्या है? बहुत छोटे छोटे पीसेस में इसको ऐसे कैसे छोटे छोटे पीसेस में निकाल देना, काट देना, ठीक है। तो ये जो एक छोटा सा पीस, इसको बोलेंगे कि मतलब ये हो गया, चॉप कर दिया गया है ना। तो फ्रूट्स जो होते थे उनको मतलब छोटा छोटा मतलब निकालने के लिए, ठीक है। रूट्स, अब रूट जो भी बीट रूट वगैरह जिस भी तरीके की खाने लायक जो होती थी उनको भी मतलब छोटा छोटा काटने के लिए बोलते थे। तो चॉप फ्रूट एंड रूट्स, तो जो स्टोन टूल्स थे उनका प्रयोग इन सब चीजों के लिए किया जाता था। अब आप सोचेंगे ये सब तो एग्जाम में आएगा नहीं, डेफिनेटली ये सारी चीजें हो सकता है एग्जाम में ना आए, बट अगर आप इन सारी चीजों को नहीं पढ़ोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो कैसे मजबूत होगा? कैसे आप सोचोगे कभी स्टोन टूल्स भी हुआ करते थे, आज के टाइम में तो स्टोन टूल्स नहीं होते हैं इतने ज्यादा यूज, है ना। तो ये जरूरी है आपके लिए। आपको कोई कितना भी बोले कुछ नहीं, एनसीईआरटी का जिस्ट ले लो, कुछ ले लो, शॉर्ट नोट नहीं, आप एनसीईआरटी को खुद पढ़िए। एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है, लॉन्ग प्रिपरेशन है। जब तक सही से फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, ऑलराइट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब क्या है? Some may have been attached to handles of bone and wood to make spears and arrows for hunting, ठीक है। अब इसका मतलब क्या? अब देखिए जो भी बच्चा पढ़ रहा होगा उसको लगेगा may have,
फिर ये बीन आ गया। अच्छा, अब यहां पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। तो अब इतना जो ये चीज है ना, इसका नोट्स बनाते हैं। अब ये आपको याद नहीं करना कि फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस, कुछ दिमाग में नहीं रखना। सिर्फ सेंस इसका समझना है कि ये जब लगाया जाता है तो कौन से सेंस को बताता है, हमें किस वजह से इसको यूज किया जाता है। मे हैव बीन अटैच्ड मतलब क्या है कि ये, आप अटैच को ऐसे लिख लेते हैं, अटैच किए गए होंगे। अब जहां पर भी आपको मे हैव बीन के साथ में कोई भी वर्ब आए, अटैच या स्टडी आ जाए, तो स्टडीड ईडी लगा दो उसमें, ठीक है। तो इसके साथ जब भी कुछ आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बस ईडी लगा होता है। मोस्टली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं उनमें ईडी ही लगा होता है, तो आप इजीली पहचान सकते हैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है अगर इसके बीन के बाद आती है, ठीक है। बस इतना आपको समझ। अब ये वर्ड मीनिंग आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर। जैसे इसको बताया था मैंने, हाइट्स मतलब क्या, यहां पर भी देखो साफ साफ लिखा हुआ है एनिमल स्किन, है ना। तो मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन एंड वुड। वुड मतलब क्या है, लकड़ी। बोन मींस क्या है, हड्डी, है ना। और हैंडल्स मतलब, अब जैसे ये हैंडल्स हैं, है ना। तो अब इसमें जो है क्या होता था, जो स्टोन टूल्स होते थे उनको अटैच कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये जैसे हड्डी, ठीक है। अब ये स्टोन टूल्स को अटैच कर दिया गया इसके अंदर, ठीक है। तो उसको यूज करते थे। अब यूज होता किसे था, टू मेक स्पीयर्स। अब स्पीयर्स मतलब क्या होता है, ऐसे भाला वगैरह, जैसे क्या बनाते थे उस टाइम में, यूं करके जो भी कुछ होता था, ऐसे भाला वगैरह जो होता था, है ना। तो वो बनाते थे स्पीयर्स एंड एरोज। एरोज मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब तीर वगैरह बनाते थे ना, जो भी होता था, तो उसमें अटैच करते थे। किस लिए करते थे, फॉर हंटिंग। तो इसका फॉर मतलब क्या होता है, के लिए, के लिए। हंटिंग में शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए अटैच कर देते। तो स्टोन टूल्स का बेसिकली यूज बताया जा रहा है यहां पे कि एंशिएंट टाइम में जब स्टोन टूल्स का यूज होता था तो कौन कौन सी चीजों के लिए यूज होता था, पर्पस क्या होता था, उद्देश्य क्या होता था। दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। ऑलराइट, अब क्या बता रहे हैं, अदर टूल्स। अब स्टोन टूल्स के अलावा जो अदर टूल्स होते थे, दूसरे प्रकार के जो टूल्स होते थे, औजार होते थे, अब देखिए यहां पर क्या, वर यूज्ड टू। अब देखिए यहां पर भी लिखा था वर यूज्ड टू। अब देखिए जब एक बार आप किसी चीज को समझ जाएंगे तो वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। बस आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है इंग्लिश मीडियम में, इसलिए आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, अरे कौन पढ़ेगा, क्या क्या चीज आती, नहीं। बार बार यही सारी चीजें मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यही चीजें मतलब 1000 बार यूज हुई हैं इसी बुक में, 6th क्लास के एनसीईआरटी में। सोचिए आप किसी चीज को 1000 बार रिवाइज करोगे तो आपको आएगी नहीं वो चीज, डेफिनेटली आएगी। ऑलराइट, तो अदर स्टोन टूल्स मींस अदर टूल्स वर यूज्ड टू। तो अब वर यूज्ड टू का फिर से आप लिख लीजिए मीनिंग, प्रयोग किए जाते थे। ये ऐसे वर्ड मीनिंग आपको लिखने, ग्रामर उस तरह से नहीं पढ़ना जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे ग्रामर पढ़ो। अब इससे फायदा क्या है, अगर आप मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने मान लीजिए आराम से पूरी ग्रामर पढ़ी, अब जैसे वहां पे आया मे, फिर उन्होंने किसी ने बता दिया कि ये हो गया माइट, विल हो गया, शैल हो गया, है ना, ये सब बता, वुड हो गया। अब फिर इसके बाद बताएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये सब आप पढ़ोगे फिर बताएंगे मैं जाऊंगा, ऐसे करके सेंटेंस से पढ़ाए जाते हैं ग्रामर। मैं जाऊंगा तो मतलब आई विल गो। अब जब ये सब चीजें आप यहां देखोगे तो आप उसे कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, जो मैंने स्टडी किया है वो एक्चुअल में यहां है ही नहीं। तो इसका तरीका ये है मीडियम चेंज करने का कि आपको जो यहां पे जितनी भी ग्रामर बताई जा रही, जितनी भी इंपॉर्टेंट ग्रामर है, दैट यू शुड स्टडी हियर ओनली एंड मेक नोट्स लाइक दिस। ऐसे इसको वर्ड मीनिंग की तरह आप याद करो। अब क्या है, अदर टूल्स मतलब जो और टूल थे, स्टोन टूल्स को छोड़ करके जो अदर टूल्स थे वो किस लिए प्रयोग किए जाते थे, वो किस लिए प्रयोग किए जाते थे, किस लिए किए थे, चॉप वुड, लकड़ी को छोटा छोटा काटने के, जैसे कोई लकड़ी है छोटा छोटा काटने के लिए किया था। अब वो लकड़ी को जब छोटा छोटा काट देते थे, विच वॉज जो की, विच मतलब जो की, विच वॉज मीन्स थी, विच वॉज यूज्ड एज जो प्रयोग की जाती। अब देखिए आप लिखा वॉज यूज्ड लिखा है ना, तो वॉज यूज्ड मतलब प्रयोग की जाती थी वो भी, विच वॉज यूज्ड एज फायर, तो एज मीन्स जैसे। तो अब इसका मतलब क्या, फायर जैसे मान लीजिए पुराने टाइम में ऐसा चूल्हा होता था तो उसमें जो लकड़ियां डालते थे ना, तो उसी को बोलते हैं फायरवुड्स, या आप इसको बोल सकते हो कोयला भी बोल सकते हो। राइट, अब यहां तक आपने समझ लिया। ओके, अब ये आखिरी लाइन क्या है, वुड वॉज ऑल्सो यूज्ड टू। अब अगर ऑल्सो हटा भी दें तो भी सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप बोलते हैं मैं ये काम करता हूं और मैं ये भी काम करता हूं, मतलब एक काम तो आप पक्का करते ही हैं बट दूसरा काम भी करते हैं साथ में, तो बताने का तरीका है, इसलिए ऑल्सो मतलब होता है भी। अगर आप लगाएंगे तो भी ठीक, नहीं लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, तो वुड वॉज, वुड मतलब क्या है, लकड़ी। वुड वॉज ऑल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड अदर टूल्स। तो हट्स मीन्स क्या है, ऐसे करके मतलब झोपड़ी वगैरह भी बनाई जाती थी, है ना, देखो यहाँ पे बने हुए हैं, ये सारे स्टोन टूल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो वुड वॉज ऑल्सो यूज, अब देखिए यूज टू मेक फिर से आ गया ना, देखो आराम से एक ही सेंटेंस में 3-3, 4-4 बार देखिए यूज टू ऊपर भी आया, यूज टू। ऐसे करके जब आप चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना
तो आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आपको ही पता है आपकी मनी, आपके फाइनेंसेस, आपकी लाइफ, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, जो भी सब कुछ जा रही है। आप सोचो जब भी आप जाते हो कोचिंग बिना पढ़े हुए, आपके अंदर सिर्फ ये रहता है कि मेरे को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईएफएस बनना है, ठीक है, वो सब ठीक है। बट आप खुद से पढ़ाई करके जब नहीं जाते हो ना किसी भी कोचिंग में, तो आप डेफिनेटली अपने आप को यूज करा रहे होते हो वहां पे। क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क मी एनी क्वेश्चन, सपोज यू आस्क मी सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ओके, अब क्या है, आपने मेरे को फ्री हैंड दे दिया, आपने मुझे फ्री हैंड दे दिया कि मैं आपको कुछ भी बताऊं, आपको सुनना पड़ेगा, मैं आपको कहीं से भी स्टार्ट करूं। बट आप बताओगे सर ये बताइए कि जो इसमें इकोनॉमी का सेक्शन है उसके लिए मुझे कौन सी एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए। तो फिर मैं ड्यूटी बाउंड हूं अब कि मुझे आपको सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड जो मतलब किताब आप एनसीईआरटी पूछ रहे हो सिर्फ उसी के बारे में बताना है ना। तो इसलिए आप जाते हो ना, जब कुछ भी नहीं पढ़ते, एकदम ओपन आप जाते हो, तो फिर जो पढ़ाया जाता है आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। फिर आपको समझ नहीं आता कि ये स्टार्टिंग कहां से हो रही है। वो स्टार्टिंग एक मतलब पर्टिकुलर माइंडसेट होता है किसी भी टीचर का, वहां से वो पढ़ाना शुरू करता है। बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप पहले एनसीईआरटीज को जरूर से जरूर पढ़ें। ऑलराइट, अब ये जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, ये सारे वर्ड मीनिंग आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगे रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में। तो इस तरीके से आप चीजों को पढ़ना स्टार्ट करें। ऑलराइट, एंड स्लोली जैसे मैं आपको एक सेंटेंस या मतलब थोड़े बहुत, जैसे मैं इंग्लिश आपको स्पीकिंग करता हूं यहां से, तो आप इनको समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में आ रहा है 60-40% भी समझ में आ रहा है, दैट मींस डेफिनेटली यू कैन चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू